नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। पीएम ने साबरमती आश्रम से पदयात्रा को किया रवाना। महोत्सव से जुड़े कई और कार्यक्रमों की भी शुरुआत की। गन्ने की फसल में होने वाले रोगों को नियंत्रित करने में ड्रोन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए होगा ड्रोन से फील्ड परीक्षण। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दी अनुमति। एपीडा ने वर्चुअल व्यापार मेले का किया आयोजन। भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हो रहा है मेले का आयोजन। जम्मू के सांबा में किसान कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती। खेती से किसानों को हो रहा है फायदा। बागवानी विभाग द्वारा सालाना 13,000 रुपए प्रति कनाल की दी जा रही है किसानों को सब्सिडी। और किसान समाचार में हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आजादी के 75 साल के पूरा होने से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने https india75.nic.in नामक वेबसाइट की शुरुआत की। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. और प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में आजादी के ऐतिहासिक क्षणों से जुड़े चित्रों, पत्रिकाओं और अन्य संग्रह को लगाया गया है। प्रदर्शनी में दांडी मार्च की दुर्लभ तस्वीरों के अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू की तस्वीरों का भी प्रदर्शन किया गया। इन तस्वीरों को कलाकार छगनलाल जाधव के द्वारा बनाया गया था। छगनलाल 12 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद आए थे और गांधी के साथ जीवन पर्यंत रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत इतिहास बना रहा है और उसका हिस्सा भी बन रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक पल तीर्थों के संगम के समान है। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। पहला दिन है। हमारी यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी
ऐसा ही पवित्र अवसर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गन्ने की फसल में कीट और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन छिड़काव समाधान का मूल्यांकन करने के परीक्षण के लिए ICAR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश को सशर्त छूट प्रदान की है। यह छूट अनुमति पत्र जारी करने की तारीख से 30 नवंबर 2021 तक या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के चालू होने तक मान्य रहेगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये सुनिश्चित करेगा कि इस उद्देश्य के लिए मैसर्स जनरल एरोनॉटिक्स द्वारा संचालित मॉडल नंबर के साथ अग्नि प्रतिरोधी पहचान प्लेट अंकित हो। ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम किसी भी व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा पैदा न करे। उपकरण के साथ शारीरिक संपर्क के कारण किसी भी व्यक्ति को किसी भी चोट के मामले में ऑपरेटर और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मेडिको कानूनी मुद्दों के लिए जिम्मेदार होंगे। ICSR ये सुनिश्चित करेगा कि बीमा पॉलिसी RPAS के संचालन के दौरान हुई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप तीसरे पक्ष को किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए वैध और पर्याप्त स्तर की बनी रहे। जम्मू के सांबा सेक्टर से सटे सीमावर्ती इलाकों के किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रति कैनाल किसानों को 13,000 रुपए सब्सिडी दिए जाने से किसान उत्साहित हैं और सब्जियों व रेगुलर कृषि फसलों की तुलना में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। किसानों को इसकी खेती से सालाना 6 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए तक की आमदनी हो रही है। इस साल जो मैंने 9 कनाल ज़मीन में मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई है, तो 9 कनाल ज़मीन में जो हमें गौरव ये इसलिए इस साल मैंने जो एरिया बढ़ाया कि इस साल 13,000 रुपया पर कनाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है मुझे दे रहा है, पर कनाल का दे रहा है। तो इसमें ये स्ट्रॉबेरी का काम मैं इसलिए शुरू किया है कि जो गंदों वगैरह लगाते थे या जो सब्जियों का काम या और कोई ये मुंजी वगैरह लगाते हैं, तो ये इससे हमें इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना हमें स्ट्रॉबेरी से मिल रहा है। 15,000 डब्बी मैंने निकालनी है 9 कनाल ज़मीन में से, और इसमें मुझे कोई 6 लाख रुपया जो है वो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। एपीडा ने अपने पहले वर्चुअल व्यापार मेले का आयोजन किया। इस मेले के जरिए प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमताओं को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है। एपीडा ने वर्चुअल व्यापार मेले का आयोजन किया। भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमताओं को प्रोत्साहन देने के लिए मेले का आयोजन। एपीडा ने अपने वर्चुअल व्यापार मेले का शुभारंभ किया। इस मेले का 12 मार्च 2021 को समापन हुआ। भारतीय धान और कृषि कमोडिटी की थीम के साथ मेले का मुख्य केंद्र रहा। मेले में VTF के मुख्य प्रतिभागियों में आयातकों के साथ साथ निर्यातक भी शामिल हुए। प्रमुख उत्पादों में बासमती चावल, गैर बासमती चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का, मूंगफली और मोटे अनाज शामिल हैं। VTF यानी वर्चुअल ट्रेड फेयर के लिए 135 प्रदर्शकों ने पंजीकरण कराया। कोविड-19 से जुड़ी बंदिशों को देखते हुए एपीडा ने भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात पर जोर दिया। निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजारों की तलाश के लिए VTF की इस धारणा की शुरुआत की गई। एपीडा द्वारा कृषि खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने में व्यापार मेले और प्रदर्शनकारियां अहम भूमिका निभाते रहे हैं। VTF में व्यापार सुगमता के लिए संवादात्मक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऐसे वर्चुअल कार्यक्रमों ने किफायती और उत्पादक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए हैं। यहां खरीदार और विक्रेता आमने सामने व्यापार पर मोलभाव चर्चा करते हैं। कृषि में जल के संतुलित उपयोग को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकारी और निजी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। इसी के संदर्भ में DD न्यूज से बात करते हुए नाला गंगा फाउंडेशन के निदेशक अमरनाथ ने कहा कि आज कृषि और अन्य उपयोग के लिए जल में हो रही कमी की पूर्ति के लिए न केवल वृक्षारोपण की जरूरत है बल्कि जैव विविधता को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। जल के अंदर में हम अपने चारों तरफ जो कृषि के मेड़ों पे और उसकी बायोडाइवर्सिटी के चारों तरफ में हमें उसी के अनुसार हमें पेड़ पौधों को संचित करना पड़ेगा और जितने भी हमारी नदियां हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी, उनके वेटलैंड और साथ में उसके साथ उनके फ्लड लैंड उनको पुनः जिंदा करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो स्थानीय पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको फिर से लगाना पड़ेगा और हमें खुद में हमें स्वयं में भी जल को आत्मसात करना पड़ेगा कि हम उसको किसी भी तरीके से वेस्ट ना करें।
अमरनाथ ने कहा कि भारत सरकार जल के संरक्षण के लिए काम कर रही है। जल संरक्षण की दिशा में चल रहा कैच द रेन अभियान काफी सराहनीय है। आज जरूरत इस बात की है कि आप हम सभी मिलकर संयुक्त भागीदारी से हमारे जलाशयों को फिर से पुनर्जीवित करें और जल की एक एक बूंद का संचयन करें। अब वाटर मिशन का इतना बड़ा प्रोग्राम है कैच द रेन। अब जो रेन है हमारी, उस समय उस पानी को हम कैसे संग्रहित करें, कैसे उसको संचय करें, हम कैसे उसको अपने स्प्रिंग में लेके आएँ, उन्हें पुनः रिवाइव करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो जितना भी जो कैचमेंट एरिया है हमारा, उसको फिर से जिंदा करना और हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से, जैसे चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, तो हर जगह पे चाहे पहाड़ों में हो, चेक डैम के थ्रू हो, और हमारे जितने भी जो बोरवेल्स हैं जो सूखे पड़े हुए हैं उनको पुनः जीवित करने के लिए ये हमारा सबका साझा प्रयास होगा। और जब ये साझा प्रयास होगा तो न कृषि क्षेत्र में अपितु हमारे पहाड़ों के क्षेत्र में भी जो पानी बहाव से सारा निकल जाता है, जो बिल्कुल अमृत के समान पानी जो पहाड़ों से निकल के हमारे हिम शिखर से निकल के आता है, तो वह हम उसको संचय कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सुबह बारिश हुई और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि आज दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। कुरुक्षेत्र के किसान मशरूम उत्पादन करके लाखों की कमाई कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान अमृतपाल सिंह न केवल कम लागत में अधिक आमदनी कर रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। इस काम को कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अमृतपाल ने अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया। आज समय की मांग है कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर वैकल्पिक खेती पर जोर दें। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हरियाणा कुरुक्षेत्र में भोर सौदा गांव के रहने वाले अमृतपाल सिंह बाजवा मशरूम की पैदावार से लाखों की कमाई कर रहे हैं। एमबीए की पढ़ाई के बाद मशरूम उत्पादन कर रहे अमृतपाल अपने इलाके और प्रदेश के दूसरे किसानों के लिए भी एक उदाहरण बन रहे हैं। हम तकरीबन 25 साल से मशरूम प्रोडक्शन के अंदर हैं और हम बीज से लेके बेसिकली सीड टू प्लेट हम काम कर रहे हैं। हम इसका बीज बनाते हैं, हम इसकी कंपोस्ट बनाते हैं, हम मशरूम पैदावार करते हैं और इसके साथ साथ हम मशरूम प्रोसेसिंग करते हैं। मशरूम प्रोसेसिंग में हम अपनी मशरूम जहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपने एरिया के और नियर बाई स्टेट्स के फार्मर्स की मशरूम को भी प्रोक्योर करके हम इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कैनिंग कर रहे हैं, जिससे क्या है कि मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबलाइज रहता है। मान लो सपोज अगर हम डेली बेसिस पे 5 से 10 टन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर वो 10 टन मशरूम मार्केट के अंदर नहीं गई तो वो हमारे पास आ जाती है, तो मार्केट के अंदर प्राइस जो है 5 से 10 रुपये पीक पे रहता है। अमृतपाल के परिवार का मशरूम उत्पादन का पुराना काम है। इस काम को और कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अमृतपाल ने अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया। एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद कहीं नौकरी करने के बजाय अपने पुश्तैनी काम को नया कलेवर देकर रोजगार के लिए चुना। अमृतपाल को मशरूम के उत्पादन में लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। आज इन्होंने खुद को तो स्थापित किया ही है, साथ ही आसपास से करीब 200 लोगों को भी रोजगार मुहैया करवाया है। इसके साथ ही इन्होंने मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है और अब प्रदेश के दूसरे किसान भी उनके फॉर्म पर प्रशिक्षण लेने पहुंचते हैं। हम इसे एक बहुत बढ़िया इनकम जो सी है वो कमा रहे हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहाँ बात आती है या वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी हम अच्छी जनरेट कर रहे हैं। तकरीबन 150 से 200 एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे काम करते हैं डेली बेसिस पे। और सेकेंडली वुमेंस की बात करूँ तो 60 to 70% वुमेन एंगेजमेंट है फार्म पे। और इसके साथ साथ हम केवी के कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से ट्रेनिंग्स भी जो सी हैं वो जनरेट करते हैं, जिससे फार्मर्स एससी और एसबीसी कैंडिडेट जो से हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, लैंडलेस वुमेन फार्मर्स हैं, वो हमारे पास ट्रेनिंग लेके यहाँ से जाते हैं और मशरूम का बिजनेस को अपनाते हैं और एक अच्छी आमदनी जो सी है वो कमा पा रहे हैं। अमृतपाल बड़े पैमाने पर मशरूम उत्पादन के साथ साथ मशरूम स्पान और कंपोस्ट भी तैयार करते हैं। ये पहल खेती किसानी और लघु उद्योग करने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल है। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए इस तरह की सोच रखने की जरूरत है, जिससे कृषि में किसानों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या रखें सावधानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध लगाने का काम करे। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान पहले से खोदे गए गड्ढों में सेब की पौध की रुपाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि सेब के पौधों की रुपाई दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने में की जा सकती है। ये समय सेब की रुपाई के लिए अंतिम समय है, इसलिए सही आकार के गड्ढों में सेब के पौधों की रुपाई करें और पौधे से पौधे के बीच उचित दूरी रखें। पौधों की रुपाई के समय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। साथ में विशेषज्ञ की सलाह से फफूंदी नाशक दवा का भी छिड़काव करें। अगर पहले ही पौधों की रुपाई कर चुके हैं तो तना छेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रुपाई भी की जा सकती है। रुपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें और इन पौधों को सीधी पड़ने वाली धूप से बचाएं। समय समय पर पौधों में सिंचाई करते रहे। वहीं कीवी के पौधों में भी सिंचाई की जरूरत है। पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम करें। इसी तरह इस समय आम के बागों में भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फूल आने की शुरुआत में कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को सलाह है कि वो आम के बागों में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। आम के पेड़ों की क्यारियां साफ करें। बाग में मौजूद खरपतवार को उखाड़कर नष्ट कर दें। बागों में सिंचाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की रुपाई करें। घाटी क्षेत्र में खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदी को आंकड़ों के जरिए। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.26% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 673.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया। इसके अलावा विपणन सत्र के दौरान
धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 30.11% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 98,55,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,12,421 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,964 किसानों को लाभ हुआ। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,716.31 करोड़ रुपए मूल्य की 91,86,068 कपास की गांठें खरीदी गईं। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम शुरू कर चुकी है। किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने के साथ साथ उनकी फसलों को उचित बाजार मुहैया कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने के लिए उनकी फसलों का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग एक बड़े कारोबारी संभावना के तौर पर उभरा है। प्रोसेसिंग के जरिए न केवल खेतीबाड़ी को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसको निर्यात के लिए खोलने पर आमदनी और रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। आइए देखते हैं इस पर बेहद खास ये रिपोर्ट। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम शुरू कर चुकी है। किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने के साथ साथ उनकी फसलों को उचित बाजार मुहैया कराना भी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने के लिए उनकी फसलों का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग एक बड़े कारोबारी संभावना के तौर पर उभरी है। प्रोसेसिंग के जरिए न केवल खेतीबाड़ी को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसको निर्यात के लिए खोलने पर आमदनी और रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। किसानों को प्रोसेसिंग में मदद करने और उनके लिए लागत कम करने में स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खुले हैं। किसानों के लिए आमदनी में बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी बड़ी मदद कर सकता है। आज लोगों में स्वास्थ्य और खान-पान को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, जो हेल्दी बदलाव हो रहा है, उसमें भी स्टार्टअप के लिए नए अवसर बन रहे हैं। एक तरह से आज अगर कोई एवरग्रीन सेक्टर है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। भारत में इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए देश ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड भी बनाया। इससे हमारे स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आज स्टार्टअप किसानों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फार्म से टेबल तक खाद्य उत्पाद और आसानी से बेहतर क्वालिटी के साथ पहुंचे, इसमें भी स्टार्टअप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग अर्थव्यवस्था आम जनता के लिए कितनी अहमियत रखती है। देश के कुल फूड मार्केट में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 32% है। भारत में कुल खाद्य उत्पाद का 10% ही प्रोसेस किया जाता है। भारत के कुल निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 13% है। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए देश में पीएम किसान संपदा योजना के तहत देश में मेगा फूड पार्क बनाने की योजना जारी है। 30 महीनों में मेगा फूड पार्क को बनाकर चलाना होगा। सरकार देगी 50 से 75% तक का वित्तीय अनुदान। 2025 से 2026 तक भारत के फूड प्रोसेसिंग का बाजार $535 बिलियन का होने की उम्मीद है। भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में फूड प्रोसेसिंग के लिए भी 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन के दायरे को टमाटर, आलू और प्याज से बढ़ाकर 22 फसलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही किसानों की मदद करने के लिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की जा रही है।
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में विदेशी तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को मंजूरी दी गई है। 2019-20 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में $905 मिलियन का FDI आया। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में मार्च 2020 से लेकर अब तक प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में 27% की बढ़ोतरी हुई। भारत में भी इस सेक्टर में काफी बढ़ोतरी हुई और ये ट्रेंड आगे और भी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। एग्री इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ के निवेश के साथ साथ इस बजट में एग्री इंफ्रा सेस का इस्तेमाल भी फूड प्रोसेसिंग और फूड टेक स्टार्टअप्स को काफी मदद पहुंचाएगा। और कृषि क्षेत्र को तकनीक से जोड़ने पर सरकार का लगातार प्रयास है और इसी के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।